हेलो दोस्तों, आप लोगों का ABT चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी अमेरिका के डेवनपोर्ट शहर की है। ये एक कम आबादी वाला शहर है, लेकिन इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। एक लेक्चरर की हैसियत से मेरी नियुक्ति इसी शहर के एक कॉलेज में हो गई। मैंने अमेरिका में ही अपनी तालीम पूरी की थी और वहाँ नौकरी भी मिल गई थी। तब मैंने सोचा कि पहले अच्छी तरह से सेट हो जाओ तो अपने देश में जाकर अपनी मंगेतर को ब्याह लाओ ताकि मेरी तन्हाई दूर हो सके। खाने के बाद चहलकदमी करना मेरी आदत थी, लिहाजा मैं रोज़ाना घर से निकल जाता था। रोज़ाना की तरह उस रोज़ भी मैं टहलने के इरादे से निकला तो अपने मकान मालिक से मिलने चला गया। मैंने एक कमरा किराए पर लिया हुआ था। आधेड़ उम्र की मकान मालिक अपने ही उम्र के बीबी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। जीना उतरते हुए मैंने बाग में, जो कि पिछली ओर था, एक जवान लड़की को झूला झूलते हुए देखा तो ख्याल आया कि शायद मकान मालिक के यहाँ कोई मेहमान वगैरह आए होंगे। उस दिन के बाद मैंने अक्सर उस लड़की को अपने कमरे की खिड़की से झूला झूलते हुए देखा। वो भी मुड़कर मुझे देखती तो मैं मुस्कुरा देता, जवाब में वो भी मुस्कुरा देती। मैंने बहुत कोशिश की कि मकान मालिक से उस लड़की के बारे में पूछूं, मगर हिम्मत नहीं हुई। अमेरिका में वैसे तो लड़कियों से दोस्ती करना बुरी बात नहीं समझा जाता, लेकिन मैं इन सब बखेरों में फंसना नहीं चाहता था। साहिरा मेरी मंगेतर ही नहीं, मेरी पसंद भी थी और मैं जल्दी से जल्दी उसे ब्याह लाना चाहता था। जिंदगी एक रूटीन के अधीन गुजर रही थी। सप्ताहांत पर हम दोस्त कुछ गैदरिंग आदि रख लेते थे। एक दिन अजीब संयोग हुआ। मैं नाइट क्लासेस लेने के बाद कॉलेज के पिछली तरफ से घर जाने के लिए निकला तो उसी लड़की को कॉलेज के पार्क में टहलते हुए देखा, जो मुझे अपने कमरे की खिड़की से झूला झूलते हुए नजर आती थी। मैं अनजाने तौर पर उस लड़की की तरफ बढ़ गया। हेलो, क्या हो रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बस ऐसे ही ताज़ी हवा का लुत्फ़ ले रही थी। लेकिन इस समय और यहाँ पर? हाँ, मुझे तन्हाई पसंद है। ओह, फिर तो मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, मैं आपके साथ ज़्यादा एंजॉय करूँगी। उसने पलकें उठाकर मुझे देखा तो मैं एक लम्हे के लिए सकरा गया। उसकी गहरी नीली आंखें हद से ज़्यादा रोशन थी, मगर उसका चेहरा मुझे बहुत उदास लगा। फिर भी मैं उसकी आंखों के जादू में डूबने लगा। वो धीरे से मेरी तरफ बढ़ी, तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे मिस्टर नदीम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने पीछे मुड़कर देखा। ये कॉलेज का नाइट क्लीनर था। नाइट क्लीनर को देखकर लड़की तेज़ी से बाहर निकल गई। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं भी सीट पिटा कर बाहर निकल आया, लेकिन बाहर उस लड़की का नामो निशान नहीं था। घर पहुंचकर भी मेरे जहन से उस लड़की की रोशन आंखें और उदास चेहरा छाया रहा। आखिर इस समाज का हिस्सा होते हुए भी वो इतनी अकेली क्यों है? यहाँ तो इस उम्र की लड़कियाँ बॉयफ्रेंड के बिना नहीं रह पाती। ये सोच सोच कर मैं थक गया तो उसका ख्याल जहन से हटाकर सोने की कोशिश करने लगा। अगले रोज़ मुझे रात को वापसी पर वो फिर नजर आई तो मैं बेइख्तियार उसकी ओर चल पड़ा। कल तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैंने पूछा। कहीं नहीं, बस मैं चाहती कि कॉलेज का स्टाफ मुझे यहाँ तुम्हारे साथ देखकर कोई गलत राय कायम न करे। तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया। डोना केटर, ये नाम है मेरा, उसने बताया। तो क्या तुम मिस्टर डार्विन केटर की बेटी हो? मैं अपने मकान मालिक का नाम लिया। हाँ, वो धीरे से बोली। लेकिन पहले तो तुम कभी नज़र नहीं आई। मैं पिछले ही हफ्ते रॉक आइलैंड में आई हूँ, उसने कार्बी शहर का नाम बताया। अच्छा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसने खुश होकर थाम लिया। तुम्हारे यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है? मैंने पूछा। मुझे यहाँ के लोग पसंद नहीं है। सबके सब खुदगर्ज, मतलबी और धन के लोभी बन गए हैं। उसके बाद मैं और डोना गहरे दोस्त बन गए। हम हर जगह साथ जाते थे, लेकिन वो कहीं भी जाते समय रात का समय ही देती थी। तुम हर जगह रात के समय जाना क्यों पसंद करती हो? एक बार मैंने पूछ ही लिया। रात मुझे बड़ी सुकून लगती है। वैसे भी मुझे हंगामा और शोर पसंद नहीं, उसने जवाब दिया। फिर मैं खामोश हो गया। एक दिन ऐसी बात हुई जिसने मुझे चिंता में डाल दिया।
उस दिन हम डाइनोस रेस्तोरां में चिकन बर्गर खाने गए। रेस्तोरां लगभग खाली था। मैंने 2 बर्गर ऑर्डर किया तो वेटर ने मुझे अजीब से देखा। जब मैं डोना से बात करने के साथ साथ बर्गर का आनंद ले रहा था, तब भी वो मुझे विस्मय से देख रहा था। आखिर हम ऐसी कौन सी अनोखी बात कर रहे हैं कि वो वेटर बार बार हमें चेक कर रहा है। मैंने डोना से सरगोशी की। मैं और तुम एक साथ, ये बात तो अनोखी है ना, डोना ने रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा, जो मुझे बहुत बुरी लगी। एक बात और थी, जब भी कभी हम बाहर जाते और रात को देर से वापस आते तो डोना मुझे हमेशा उस वक्त तक शुभरात्रि ना कहती जब तक मैं अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल नहीं हो जाता था। मैंने उसे उसके घर में दाखिल होते हुए कभी नहीं देखा था। एक बार सादनी की रात में मिसिसिपी नदी के किनारे टहलते हुए मैंने यूं ही डोना से उसके गुलूबन के बारे में पूछ लिया कि आखिर इतनी खूबसूरत गार्डन की गिर्द वो गुलूबन क्यों पहन रही है। डोना काफ़ी देर तक मुझे डालती रही, फिर मुस्कुराकर उसने गुलूबन उतार दिया और पलक झपकते ही सर्दी की एक तीव्र लहर मेरे पूरे वजूद में प्रवेश कर गई। ऐसा लगता था कि जैसे उसकी गर्दन काटकर फिर से जोड़ी गई हो और अब भी खून उसके गिर्द जमा हो। डर गए ना, डोना की आवाज़ मुझे फिर से होश की दुनिया में खसीट लाई। नहीं तो, लेकिन बेहतर है कि ये गुलूबन पहन लो। मैंने खुश होते हुए अपने होठों पर जुबान फेरी। दरअसल हाल ही में मेरा ऑपरेशन हुआ था। जख्म तो फर गया, लेकिन उसका निशान अभी तक बाकी है। इसलिए मैं गुलूबन इस्तेमाल करती हूँ, वरना लोग तुम्हारी तरह भयभीत हो जाए। उसने विवरण बताया तो मैं शर्मिंदा होकर खामोश हो गया। डोना मुझे कभी भी सुबह के समय नहीं मिलती थी। उसके अनुसार वो किसी कंपनी में काम करती थी। जब शाम के साए ढलने लगते तो वो मुझसे मिलने आया करती थी। अक्सर घर में आकर वो कॉफ़ी आदि बना देती और मेरी अस्त व्यस्त हुई चीज़ों को ठीक कर देती थी। वो मेरे सभी काम बड़ी आत्मीयता से किया करती थी। सच्ची बात तो ये है कि वो जब भी मेरा काम करती उस समय बड़ी अपनी सी लगती थी। कल दोपहर को हम पिज़्ज़ा हट होटल में लंच करेंगे, क्या ख्याल है? जब वो वापसी के लिए दरवाजे तक आई तो मैंने कहा, नहीं। वो सर्द लहजों में बोली, लेकिन क्यों? मैं हैरान हुआ, क्योंकि वो होटल पिज़्ज़ा हट को बहुत पसंद करती थी। अगर मुझसे दोस्ती कायम रखना चाहते हो तो मुझे कभी भी दिन में मिलने के लिए मत कहना, और ना ही मेरे माँ बाप के बारे में कभी भी कुछ पूछना, वरना वो हमारी दोस्ती का आखिरी दिन होगा। ये कहकर वो तेज़ी से बाहर निकल गई। उसने आखिर ऐसा क्यों कहा, ये सोचते सोचते मेरा सिर दुखने लगा तो मैं दोबारा चाय बनाने लगा। डोना सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं, बल्कि हमदर्द और महबूबा भी बन गई थी। जब तक मैं उसे मिल ना लेता मेरा दिन मुकम्मल ना होता था। अगले दिन वो ना मिली तो मैं एक अजीब हालत में बेचैन रहा। सोचा कि उसके घर जाकर ही मालूम करूं। उसका घर नीचे ही तो था। फिर सोचा कि कहीं वो मेरे बात का बुरा ना मान जाए। 2 दिन बाद वो मिली तो मैं बड़ी बेताबी से उसे मिला और बड़ी गर्मजोशी के साथ उसके दोनों हाथ थामकर अपने हाथ में लिए। लेकिन अगले ही पल मैं घबरा कर उसके दोनों हाथ छोड़ दिए। उसके हाथ बर्फ़ की तरह बेहद ठंडे थे। लगता है बहुत बेकरार थे मुझसे मिलने के लिए। उसने मुस्कुरा कर पूछा, हाँ, लेकिन तुम गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनती हो? मैंने उसके सर्द हाथों को देखते हुए पूछा। अब उसकी ज़रूरत जो नहीं है, वो फुसफुसाते हुए स्वर में बोली। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं ना समझने वाले अंदाज में उसके मुंह की तरफ देखने लगा। डोना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात कहनी है। मैं मन ही मन कुछ शब्द तरतीब दिए, क्योंकि मैं जानता था कि जो शब्द मैं कहने जा रहा हूँ वो एक अमेरिकन लड़की के लिए बेहद मामूली थे। लेकिन डोना एक अलग तरह की लड़की थी। वो मेरे शब्दों का बुरा भी मान सकती थी। हाँ, कहो, क्या कहना चाहते हो? उसने आंखें खोलते हुए पूछा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये कहकर मैं उसकी आंखों में देखने लगा, जिनमें अब मोहब्बत की जगह शोले दहक रहे थे। तो आखिरकार तुम भी एक सामान्य मर्द निकले, अपनी तमन्नाओं और ख्वाहिशों के गुलाम। मिस्टर नदीम अहमद, मैं तुम्हें गलत समझी। तुम अब इस देश के कल्चर के हिस्सा बन चुके हो। बस अब आइंदा से मुझसे मिलने की कोशिश मत करना।
ये कहकर वो तेज़ी से उठी और एक अंधेरे कोने में गायब हो गई। आखिर मैंने उसे सिर्फ शादी के बारे में ही तो पूछा था। अपनी मंगेतर साहिरा को भुलाकर मैं उसकी जुल्फ़ों में कैद होने लगा था और वो इस मामूली सी बात पर नाराज़ हो गई। मैंने फैसला कर लिया कि मैं कल ही मिस्टर केतर से मिलकर बात करूँगा कि डोना इतनी जज्बाती क्यों रहती है। उसके बाद कमरे में पहुंचकर मैंने सबसे पहले हीटर ऑन किया, फिर बिजली की केतली ऑन करके अपने मेज़ पर आ बैठा। मेज़ पर कई दिनों से दाग जमा थी। एक पत्र मेरे अम्मी का भी था, जिसमें उन्होंने हमेशा की तरह जल्दी से जल्दी घर लौट आने और फिर शादी करने की ताकीद की थी। उस पल मुझे स्वयं पर बहुत गुस्सा आया कि मैं अपनी सच्ची मोहब्बत को भूलकर व्यक्ति भावनाओं का सहारा तलाश करने क्यों निकल पड़ा था। मैं जल्दी ही अपने वतन को वापस लौटने का इरादा कर लिया। केतली ने सीटी दी तो मैं उठकर किचन में आ गया और ये देखकर विस्मय में डूब गया कि डोना किचन काउंटर से टेक लगाए खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थी। दरवाज़ा तो मैंने अंदर से लॉक कर दिया था, फिर ये अंदर कैसे आ गई। फिर मैंने दिमाग लगाया कि इसके पास मेरे कमरे की दूसरी चाबी ज़रूर होगा। तुम इस वक्त यहाँ कैसे? मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए पूछा। तुमसे एक बदला चुकाना था, वो बेहद भारी आवाज़ में बोली। तुम एशियाई मर्द यहाँ आते हो अपनी मकसद यानी यहाँ का नागरिकता हासिल करने के लिए। यहाँ की लड़कियों के साथ शादी कर नाटक रचाते हो और फिर अपनी वफादारियाँ बदल लेते हो। इतना सस्ता समझ लिया है कि तुमने हम लोगों को। मैं तुम जैसे बेवफा आदमी को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। तुम भी अपनी मंगेतर से बेवफाई करके यहाँ अपना मतलब निकालने के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन अब मैं किसी के लिए सीरी नहीं बन सकती। मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। ये कहकर उसने किचन काउंटर पर पड़ा तेज़ धारदार चाकू उठाया और तेज़ी से मेरी ओर झपटी। अगर मैं उस समय फुर्ती न दिखाता तो यकीनन वो मेरे सीने में चाकू उतर चुकी होती। डोना, क्या तुम पागल हो गई हो? होश में आओ बेवकूफ़ लड़की, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैंने चिल्लाकर कहा। लेकिन इतनी देर में उसने बारी फूटी से मेरी बाहों को सेद डाला। फिर भी मैं समझाता रहा, मेरा यकीन करो डोना, मैं बेवफा नहीं हूँ। ना जाने कौन सी भावना के अधीन शादी करने का ख्याल मेरे मन में जागा। मैं जल्द ही अपने वतन जाकर अपने मंगेतर को लाना चाहता हूँ। इसके बाद डोना पीछे हट गई और बोली, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। इसके बाद वो मुड़ी और तेज़ी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। पागल लड़की, ये कहकर मैं तेज़ी से अस्पताल की तरफ चल पड़ा। मेरी बाहों से तेज़ी से खून बह रहा था और उस समय मुझे डॉक्टर की सहायता की ज़रूरत थी। मरहम पट्टी करने के बाद जब मैं घर लौटा तब तो सुबह का आसार प्रकट हो गए थे। अगली सुबह जाकर मैंने चाय की प्याली हलक से उतारी और अपने मकान मालिक के दरवाजे पर पहुंच गया ताकि उन्हें अपनी बेटी के कारनामे बता सकूं। दस्तक देने पर मिस्टर केतर ने दरवाज़ा खोला और मेरी बाहों पर पट्टी देखकर मुझे अपने घर के अंदर ले गए। ओह गॉड, ये सब कैसे हुआ? मिस्टर केतर ने बड़ी हमदर्दी से मेरी बाहों को छुआ। यही सब कुछ तो मैं आपको बताने के लिए आई हूँ, मैंने बहुत भारी स्वर में बोला और पूरी कहानी सुनाने के बाद उनको सलाह दी। मिस्टर केतर, मेरे ख्याल से डोना को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो किसी के लिए भी खतरा बन सकती है। वो इलाज की हद से बहुत दूर निकल चुकी है माय बॉय। मिस्टर केतर ने सिगार का कश लेते हुए गंभीर स्वर में कहा। डोना को इस दुनिया से गए हुए 5 साल बीत गए हैं और इन 5 सालों में तुम तीसरे व्यक्ति हो जो उसका शिकार हुए हो। क्या कह रहे हो आप? मेरे शब्द मेरे कंठ में अटकने लगे। हाँ, 5 बरस पहले तुम्हारा एक देशवासी हमारा किराएदार था। डोना उससे मोहब्बत करने लगी थी। दोनों की शादी भी हो गई, किंतु कुछ दिन बाद दोनों के बीच मतभेद जन्म लेने लगे। एक दिन उन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसके पति ने गुस्से में डोना का गला काट दिया और फरार हो गया। तब से शायद उसकी बेकरार आत्मा हर नौजवान से बदला देने के लिए बेचैन रहती है। तुम खुशकिस्मत हो कि किसी बड़े नुकसान से महफूज रहे हो। मेरी हालत ऐसी थी कि कातो तो बदन में खून ना हो। मैं गिरता संभलता अपार्टमेंट के अंदर आ गया और अपना सामान पैक करने लगा। तो क्या वो डोना की प्रेतात्मा थी जिससे मैं प्यार करने लगा था? क्या वो प्रेतात्मा मुझसे मोहब्बत करने लगी थी? मैंने स्वयं से प्रश्न करते हुए पैकिंग शुरू कर दी। मैंने निश्चय कर लिया कि जल्दी से जल्दी मैं अपने वतन लौट जाऊंगा। जब तक मेरे हवाई जहाज़ का टिकट कंफर्म नहीं हो जाता
तब तक के समय मैं किसी मित्र के घर ठहर जाऊंगा। जब मैं अपना सामान लेकर घर से बाहर निकला, मुझे लगा जैसे दोना कमरे की खिड़की से मुझे हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कह रही है। उस समय उसकी गहरी नीली आंखें आंसू से बह रही थी। मैंने भी उसकी तरफ देखकर विदाई सूचक हाथ हिला दिया और भारी कदमों से सड़क पर आ गया। चलते समय मैं ये सोच रहा था कि क्या मेरे मित्रों और प्रियजनों को मेरी बाहों में बना जख्मों का ये निशान ये यकीन दिला सकेगा कि ये एक आत्मा की निशानी है जिसके साथ बेवफाई की गई थी। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।